अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर 396। दूसरा सफ़ा निकालें, इधर से जगह बना दें फर्स्ट रो में। दूसरा सफ़ा निकालें और वर्किंग वन शुरू करें। फेस के लिए पहला सफ़ा काफ़ी है। ओके, मोहम्मद अस्कर owns an industrial undertaking अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ अस्कर एंड कंपनी। ये ना कहिएगा कंपनी का सवाल आ गया, हमने नीचे नोट डाल दिया आउट ऑफ सिलेबस। उसने बरकत के लिए अपने नाम के साथ कंपनी लगाया हुआ है इंडिविजुअली। मोहम्मद अस्कर owns an industrial undertaking अंडर द नेम एंड स्टाइल अस्कर एंड कंपनी विच इज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। दवाइयाँ बना के बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। एक नया एक्सपेंस हमें नज़र आ रहा है आज मार्केटिंग एक्सपेंस के नाम से, और अदर इनकम आ रही है जो ऐड हो रही है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। सवाल की रिक्वायरमेंट है सेल से सवाल शुरू नहीं करना। योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपकी कंप्यूटेशन शुरू होनी चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो सवाल कह रहे हैं कि आपने शुरू करनी है कैलकुलेशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। थर्ड और फोर्थ रो में जगह बना दें। आपने कैलकुलेशन शुरू करनी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ओके, व्हाट इज द प्रॉफिट? 2468। चलो बना दो, ये जगह खुला दिल रखो, कोई नहीं। 2468। हाँ, ये भी सही कह रहे हो, 2468। तो 12-13 लाइनें ऐड के लिए छोड़ दें, 7-8 लाइनें लेस के लिए छोड़ दें। साथ साथ भी कर सकते हैं, वैसे कोई मसला नहीं, साथ साथ कर लें। ठीक है, आप लोग कर लें साथ साथ। अच्छा, आगे। वेलकमिंग एटीट्यूड शो करें लेट आने वालों को। बाद में थोड़ा सा एहसास दिला दीजिएगा क्लास के एंड पे, या टाइम पे आया करो। अच्छा मोहतरम, बड़ी एक 2-3 बेसिक बातें हैं, ये सब के आने का वेट किया जा रहा था, वो मैं करना चाह रहा था। उससे पहले कि मैं आगे चलें ऐसे ही ज़रा आप टाइम ज़ाया करते हैं। पॉइंट 2 पढ़ लें, 1-2 मिनट बच्चे आने दें। खर्चों में खर्चा पड़ा है यार, 676,500 पेड टू अ लोकल होटल फॉर होल्डिंग एनुअल ईद मिलन पार्टी फॉर एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिलीज़। कोई मसला नहीं ईद मिलन का नॉर्मल खर्चा है। बल्कि अगर इसमें यह भी बता दिया जाता कि फैमिलीज़ ने 676 में से 300 का खाना खाया है, तो भी इससे कोई फ़र्क ना पड़ता। ये बिज़नेस का जेन्युइन खर्चा है। खर्चों में पड़े होने की वजह से माइनस हो गया, अच्छा हुआ माइनस हो गया। 12,35,000 हमने पेनल्टी पे की है कस्टमर को इन सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम फॉर डैमेजेस। उसने हमसे मांगा था जुर्माना, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमने वैक्सीन बेचनी थी। हमारा मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार है फार्मास्यूटिकल चीज़ों का। लेबॉर्ट्री टेस्ट ने बताया है कि जो वैक्सीन के अंदर गंद बला है वो वैक्सीन में एक्सीड कर गया एक्सेप्टेबल लेवल का। हमने थोड़ा सा उसको बताया था हमारी वैक्सीन में मसला होगा, लेकिन वो जो मसला बताया था वो उससे भी ज़्यादा निकला है। जो कि हमारा एग्री हुआ था एक्सेप्टेबल लेवल, उससे भी आगे निकला है। आई कैप भी एक्सेप्ट करता है ना, 50 नंबर आप ना भी लें तो आई कैप एक्सेप्ट कर लेते हैं आपको। तो अब जो वैक्सीन के अंदर मसला, थर्ड रो में आ जाए। अब जो वैक्सीन के अंदर मसला निकला है वो मसला क्रॉस कर गया है लिमिट्स को। इसका मतलब है हमें जुर्माना पे करना पड़ा। तो इज़ इट अ फाइन पे टू गवर्नमेंट और अदर देन गवर्नमेंट? तो ये फाइन अलाउड है, नॉर्मल माइनस करने की इजाज़त है। 23 लाख आपने डोनेशन दिया है किसी हॉस्पिटल को जो कि एस्टेब्लिश किया हुआ है लोकल गवर्नमेंट ने। बिल्कुल एक जेन्युइन खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है आपका? नहीं, बिल्कुल जेन्युइन खर्चा नहीं, ये तो डोनेशन है।
इस पे क्या माफ होगा? टैक्स क्रेडिट। आई में तो होंठ लाने पड़ेंगे। इस पे क्या माफ होगा? टैक्स क्रेडिट। क्या डोनेशन बिजनेस का खर्चा है या टैक्स माफ होता है? टैक्स माफ होता है। ओके, आ गए हैं सारे? चलें। अच्छा मोहतरम, ये अगर सेल से सवाल स्टार्ट करेंगे ना कभी पेपर में, तो अलाउड खर्चे माइनस करेंगे। एक बेसिक बात थी, सबके आने का वेट किया जा रहा था। सेल से सवाल स्टार्ट करेंगे तो अलाउड खर्चे माइनस करेंगे, और अगर प्रॉफिट से सवाल स्टार्ट करेंगे तो नॉट अलाउड खर्चे ऐड करेंगे। ये ज़रा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका होता है। सेल से स्टार्ट करें तो अलाउड खर्चे माइनस कर दें, प्रॉफिट से स्टार्ट करें तो नॉट अलाउड खर्चे ऐड बैक कर दें। ये एक बेसिक थीम है सारे सवालों की। अच्छा, जो हमारा चैप्टर है ना, क्या कहते हैं, 8, वो जो चैप्टर है ना, वो ये कहता है कभी ना किसी दिन घर में अकेले ज़रा बैठना है आपने यकसुई से, थोड़ा सा यार और उसकी जगह दे दो। आपने यकसुई से ना किसी दिन बैठना है, आप और सेक्शन 21, बस, और कोई तीसरा बंदा ना हो बीच में। तो सेक्शन 21 में ना एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, कहीं वो अलाउड लोअर ऑफ करके आपको निकाल के दे रहे हैं, कहीं डिसअलाउड लोअर ऑफ करके आपको निकाल के दे रहे हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जाम्पल, पेज 128 पे परचेजेज हैं, वहाँ हमने डिसअलाउड निकाला था लोअर ऑफ करके। फिर उसके बाद पेज नंबर 129 के ऊपर कमीशन है, वहाँ हमने अलाउड निकाला था लोअर ऑफ करके। तो सेक्शन 21 का कोई दीन ईमान नहीं है, कभी अलाउड फिगर दे रहा है लोअर ऑफ करके, कभी डिसअलाउड दे रहा है लोअर ऑफ करके। और अगर आगे चलें तो फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करे, तो पेज नंबर 131 पे हमने पढ़ा था, फार्मास्यूटिकल अगर सेल प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी, जिस तीनों को मार्केटिंग कहते हैं, अगर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का खर्चा करे तो वो भी माइनस करने की इजाज़त है, लेकिन अलाउड है लोअर ऑफ करके। लोअर ऑफ करके माइनस करने की इजाज़त है, एक्चुअल खर्चा और 10% ऑफ सेल। तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, कभी आप सेक्शन 21 का मिजाज देखिएगा, इसका कोई दीन ईमान नहीं, कभी नॉट अलाउड दे देता है, कभी अलाउड दे देता है। अच्छा, हमें इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द रीज़न इज़ कि अगर हमें कभी ऐसा मसला आया, तो हमें अगर कभी अलाउड चाहिए हो तो टोटल में से नॉट अलाउड माइनस कर देंगे, अलाउड आ जाएगा। अगर हमें पेपर में चारा हुआ नहीं 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 मुझे तो नॉट अलाउड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से अलाउड माइनस कर दें तो इट इज़ अ बेसिक थीम। टोटल में से नॉट अलाउड माइनस करें तो अलाउड, या टोटल में से अलाउड माइनस करें तो नॉट अलाउड। ये पूरी एक बेसिक थीम थी बिजनेस के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की। अब हम सवाल शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल में मसला है, एडमिन एंड सेलिंग में मसला है, मार्केटिंग एक्सपेंस में मसला है, अदर इनकम में मसला है। लेकिन मेरे ख्याल से सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल में तो हम इंक्लूड को हाईलाइट नहीं करते, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही प्रॉफिट होता है, तो अंदर रख के कुछ करना ही नहीं होता। तो ठीक है, बस स्टार्ट करें आप 2468 से। प्रॉफिट आ गया 2468। अब कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें लेस करनी है। रॉ मटेरियल है, 1700 का, जो कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ा हुआ है, फुल स्टॉप। नो टैक्स वॉज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, इस पे टैक्स नहीं कटा था। ओके, इस पे टैक्स नहीं कटा था। परचेज डिसअलाउड, वर्किंग 2, यानी कि मैंने कहा 10-12 लाइनें इसके लिए छोड़ दें, 8-9 लाइनें इसके लिए छोड़ दें। उसके बाद वर्किंग 2, परचेज डिसअलाउड, इट इज लोअर ऑफ परचेज
on which tax is not deducted and 20% of total परचेज। अब पेपर में ना वर्किंग करते हुए कोई इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। नो टैक्स रिडक्शन 20% ऑफ परचेज, बस इतना भी लिख देंगे, कॉन्सेप्ट सही आपने अप्लाई करना है। इतनी लंबी लंबी अंग्रेजियां लिखेंगे तो ये लिखते रहेंगे। ओके, अब मोहतरम, व्हाट इज द परचेज ऑन, ये तो मैंने आपको खोल के दिया हुआ चैप्टर 8, मैं तो सवाल में आता हूं। What is the purchase on which tax is not deducted? रॉ मटेरियल खरीदे 7800 का, सारे पे ही टैक्स नहीं काटा। So what is the, पिछले सवालों में ये होता था, जे डॉट वाला और जो हमने सवाल किया था वो कहता था 7800 का रॉ मटेरियल खरीदे, उसमें से इतने पे टैक्स नहीं काटा। इसमें इसने क्या लिख दिया, सारे पे टैक्स नहीं काटा। What is the purchase on which tax is not deducted? 7800, 20% ऑफ टोटल परचेज, टोटल परचेज का 20%। अब मुझे बताएं, टोटल परचेज और कहीं गिवन है ही नहीं, बस यही मेरी परचेज है रॉ मटेरियल की सारी, तो इसी का क्या ले लूं जी बताएं। 1560, अल्लाह का शुक्र है ये मुझे नॉट अलाउड ही दे रहा है और मुझे चाहिए भी, तो इसमें मुझे कुछ अब साइंस नहीं करनी पड़ी, जो फिगर चाहिए थी वही दे दी। मरहबा मरहबा जी आया। प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड खर्चे ऐड कर दें, तो इसको डिसअलाउ कर दें। परचेजेस नॉट अलाउड जी 1560। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बी क्विक। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसे उल्टा दें। और प्रोविजन खर्चा नहीं है, प्रोविजन के अगेंस्ट जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो बिजनेस का खर्चा है। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और प्रोविजन खर्चा नहीं है, इसको उल्टा दें। ऐसे ही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी माइनस करने की जाती ना, इसी तरह किसी भी किस्म की प्रोविजन माइनस करने की जाती नहीं। उल्टाएं जी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इसकी जगह एक्चुअल राइट ऑफ स्टॉक माइनस करने की जाता है। अगर कभी सवाल में दे, एक दफा देगा, वो हम डिस्कस करेंगे, आते रहिएगा। पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, शजर से मुराद इधर कॉलेज और टीचर है, दिनों के एतबार से जो आजकल चल रहे हैं। ओके, फरवरी में शजर से मुराद आपकी किताबें होंगी। मार्च में समरीज होंगी टॉपिक्स की जो आपने बनाई होंगी अपने लिए। पॉइंट नंबर 2, एडमिन एंड, हाँ सानू का मलाई रखो साथ कुछ। एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड ईद मिलन पार्टी जेन्युइन खर्चा है, जो हजरात लेट आए हैं मैंने इनको बता दिया है। पेनल्टी कस्टमर को पे की है, जेन्युइन खर्चा है। डोनेशन जेन्युइन खर्चा नहीं है। जी बताएं कौन कौन से खर्चे। ईद जफियां पार्टी, तो इधर उधर की ना बात बता, वैक्सीन में क्या डाला था तूने। चले छोड़े, हमें क्या वैक्सीन में क्या डाला था, बस ये खर्चा अलाउड है, जेन्युइन खर्चा है। तो क्या करें, डोनेशन के साथ रिक्लासिफाई लिखना है। लाल लाल से आज आपको काला लिख के दिखाया जाएगा। डोनेशन को क्या करना है, बच्चों की बातों पे हंसते हैं हम लोग, आदत बन गई है। आप लोगों के बच्चे बड़े खुश रहेंगे। ओके, बात बहुत आगे निकल गई।
चलें आगे, डस्टर नहीं मार्केटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड आ तोहफा, हम खुद तोहफे थे, हमने अपने एम्प्लॉय को भी तोहफा दे दिया। मार्केटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड आ तोहफा ऑफ 5 लाख। द तोहफा वॉज पेड इन कैश। अभी एक ही दफा इकट्ठे करके, द तोहफा वॉज पेड इन कैश टू वन ऑफ द सेल्समैन फॉर एक्सीडिंग हिज सेल्स। उन्होंने लुट मचा दी, पता नहीं क्या क्या बोंगियां मार के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सेल करके आ गए। हम बड़े खुश हुए, हमने उसे 5 लाख रुपए जज्बात में आके जेब से बोझे से निकाल के दे दिए। मार्केटिंग एक्सपेंसेस का टोटल देखते हैं। मार्केटिंग एक्सपेंसेस अगर किसी टी काउंट का साल का टोटल 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो कितना ज्यादा है 2.5 लाख से, तो बोलते हुए शर्म सी आवे। अगर किसी टी काउंट का टोटल साल का 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो, 2,50,000 से, ये सेक्शन 21 का एल है, और उसके अंदर इंडिविजुअल पेमेंट 25 उसमें इंडिविजुअल पेमेंट 25,000 से ज्यादा हो और कैश में हो। 3 बातें हैं बुजुर्गों, 3 बातें हैं। ये टोटल 2.5 लाख से ज्यादा, ये टोटल, ये इंडिविजुअल और पेमेंट, तो ये खर्चा नॉट अलाउड। जी बिल्कुल एक्सपेंस है। फिर ये कोई पेएबल रिसीवेबल तो नहीं है, ये कैरेट डाउन ट्रायल में जाने। P&L कर लो इसको, इस तरह कर लो, P&L में गए, ठीक है, हो गया आजम। P&L में जाने, वैसे तो कैरेट डाउन भी लिख दिया करते थे लोग, ठीक है कोई नहीं, P&L में लेके जाना है। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें कि टैक्स वालों की नज़र में जेन्युइन खर्चा कितना है? जेन्युइन खर्चा हम अकाउंटिंग वालों की नज़र में खर्चा कितना है? 19765 हम की नज़र में, हम की नज़र में, लेकिन तुम की नज़र में यानी टैक्स वालों की नज़र में कितना है? 19765 माइनस 500। टैक्स वालों की नज़र में जेन्युइन खर्चा होगा 19765 माइनस 500, और हमारी नज़र में जेन्युइन खर्चा होगा 19765। रुपीज़ इन थाउजेंड में बात करते हैं ना, वो 1000 आगे तो इसलिए लगाए थे ताकि आपको वो 2.5 लाख वाली बात याद करा दूं। ओके, अब एक और प्रोविजन इधर साथ लगेगी हमारे, मार्केटिंग एक्सपेंस फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर को अलाउड होता है लोअर ऑफ करके। तो ये एक वक्त में 2 प्रोविजन साइमल्टेनियसली वो टेस्ट कर रहा है। अब वर्किंग नंबर 3, मार्केटिंग एक्सपेंस। ये अभी मैंने आपको सुबह सुबह आते ही दिखा दिया था, मार्केटिंग एक्सपेंस माइनस होगा लोअर ऑफ करके। लोअर ऑफ क्या हो जाएगा? अलाउड। अलाउड हो जाएगा लोअर ऑफ करके। जो हज़रात लेट तशरीफ लाए हैं, लाएं तशरीफ। अच्छा, पेज 131 पे ना हमने ये प्रोविजन पढ़ी हुई है, एडवर्टाइजमेंट इज लोअर ऑफ एक्चुअल और 10% ऑफ सेल। ये कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं आप? टैक्स वालों की नजर में कर रहे हैं ना? मेरे ख्याल से अब एक्चुअल अकाउंटिंग वाला नहीं होगा। जब टैक्स वाले आपको लोअर ऑफ करके माइनस करने देंगे ना, तो सिर्फ जेन्युइन खर्चे लेंगे। सोचें जरा, टैक्स वाले कह रहे हैं ना इनमें से ये दोनों चीजें माइनस कर लो। ऐसी एक मिसाल देता हूं, टैक्स वाले कहते हैं डोनेशन में सी इज लोअर ऑफ, उसमें जेन्युइन डोनेशंस डालेंगे या जाली डोनेशंस भी डालेंगे? जेन्युइन डोनेशंस डालेंगे। तो जरा मुझे बताएं, अब मैं लोअर ऑफ जब करने लगा हूं तो टैक्स वालों की नजर में करने लगा हूं या अकाउंटिंग के टीचर ने कोई रूल बनाया हुआ है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। टैक्स वालों की नजर में करने लगा हूं, अकाउंटिंग के टीचर ने तो कोई रूल नहीं बनाया हुआ। तो जब टैक्स वालों की नजर में करने लगा हूं तो फिर जेन्युइन खर्चे एक्चुअल में लिए, जाली भी डाल के
जेन्युइन खर्चे लें, जेन्युइन। वैसे मुझे बताएं खर्चे अकाउंटिंग वालों की नज़र में कितने थे? टैक्स वालों ने क्या कहा कि एक्चुअल खर्चा सिर्फ 265। ये टैक्स वालों की नज़र में कौन सा खर्चा हो गया? जेन्युइन, प्योर, साफ धुला हुआ सुथरा। इसका कंपेयर करना है 10% ऑफ सेल से। ओहो, सेल कितनी है तेरी असगर? 324850। 32485। ओके, क्या ही खूबसूरत एडजस्टमेंट है जिसने हमें अलाउड दिया है, लेकिन हम प्रॉफिट से चल रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? नॉट अलाउड। तो नॉट अलाउड अभी हम निकाल लेते हैं। परचेज नॉट अलाउड या मार्केटिंग नॉट अलाउड? इसमें दो प्रोविजंस इकट्ठी टेस्ट हुई हैं। मार्केटिंग नॉट अलाउड, प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड को ऐड कर दें। नॉट अलाउड कैसे निकलती है? टोटल माइनस अलाउड इज इक्वल टू नॉट अलाउड। अब मैं टोटल कौन सी लूं? अकाउंटिंग वालों वाली, क्योंकि मैंने तो टोटल खर्चा यही बुक किया हुआ ना, तो मैं टोटल खर्चा कितना लूं? अभी मैं कोई टैक्स रूल नहीं लगा रहा, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरा टोटल खर्चा कितना है जेन्युइन, मेरा अकाउंटिंग वालों का। तो टोटल खर्चा कितना? 19765। इसमें से टैक्स वाले कितना माइनस करने देंगे? लोअर। व्हाट इज लोअर? तो अब चैलेंज अगला ये है कि अकेले बैठ जाना किसी दिन सेक्शन 21 के साथ और देखना ये है कि वो अलाउड वाली देता है या फिर नॉट अलाउड वाली चीजें देता है। जी, ये 500 असल में वही आ गया जो कैश पेमेंट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर ये लोअर आ जाता तो गेम और होनी थी कोई। किस में? जो अगर ये 10% ऑफ सेल लोअर आ जाता उसमें। नहीं, बस ये तो करना ही था। ये एक्चुअल खर्चे फॉर्मेट सारा यही रहने, बस लोअर आप ये लेके उसको माइनस कर देते हैं। ओके, सो आपको पता है यार, चलते चलते सवाल में कोई इक्का दुक्का वो डालते हैं फिर ऐसी एडजस्टमेंट। तो ये 500 रुपये कैश वाली कहानी ना होती फिर तो ज़रा एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान थी। उसमें सर ये वाला कॉन्सेप्ट खाली टेस्ट हो रहा होता, तो ये 500 वाला भी इसने थोड़ा बीच में डाला, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपकी टर्म में कोई और चीज़ आएगी वो अगली दफ़ा वालों को बताई जाएगी। तो इन चीज़ों की बॉदरेशन नहीं करनी होती। ये सवाल भी मेरा ख्याल है जो तकरीबन क्लास में 70-80% बच्चे बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये सवाल आधा आप लोगों ने फिर भी कराना था। हालांकि मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, आगे चलने दें सवाल को। सवाल के अंदर फारग चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा, नहीं, कुछ भी नहीं, बस फिर आप टोटल लिखते, टोटल माइनस अलाउड इक्वल टू खुद ही क्या आ जाता? नॉट अलाउड। पैटर्न यही रहता। अच्छा, सवाल ने क्या कहा हुआ था? टोटल खर्चा कितने? 19765। लॉ ने क्या कहा था? जेन्युइन खर्चा या 10% ऑफ सेल, दोनों में से क्या माइनस करो? ये आ गया लोअर, मैंने इसको यहां पर अलाउड कर दिया, बाकी क्या हो गया? नॉट अलाउड। आगे कुछ भी नहीं है सवाल में। चलें, जाना तो नहीं ना यार, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना। अदर इनकम में डिविडेंड पड़ा हुआ है, पहले इसको निकाल दें फिर अगली बात करते हैं। डिविडेंड इनकम, जी बोलें। 174। मैं डिविडेंड इनकम निकाल रहा हूं या बिजनेस की हेडिंग भी है? डिविडेंड इनकम को निकाल दें। इनकम्स को कैसे निकालते हैं? लेस करके। दिस अमाउंट वॉज रिसीव्ड फ्रॉम अ लिस्टेड कंपनी, डिविडेंड में फर्क नहीं पड़ता लिस्टेड से या नॉन लिस्टेड से, आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ ज़कात। वर्किंग फॉर नेट डिविडेंड
इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस 15% ऑफ ग्रॉस माइनस ज़कात। दो दफा ये पहले करवाई भी है। This amount, the amount was net. The amount was net of two things. तो ये कितनी है? x एज्यूम कर लें ग्रॉस को, माइनस 15% ऑफ x माइनस 30, x इज इक्वल टू gross dividend which is 240. अब ये ज़कात ज़कूत फेस पे माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट, गेन ऑफ 660 ऑन सेल ऑफ शेयर्स। ये इसने बड़ा अच्छा काम शुरू किया हुआ है ना। अदर इनकम में जो पड़ा है वो बता के ना फुल स्टॉप लगा देता है, फिर आगे तफसील से अपनी पूरी बात करता है। तो इसको पहले उल्टा दें अदर इनकम से। गेन ऑफ जी जी अच्छा, अगला बुलेट, अदर इनकम इंक्लूड गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स। गेन ऑन शेयर्स निकाल दें, इधर जो मर्जी लिख दिया करें, गेन ऑन शेयर्स लिख दें, कैपिटल गेन लिख दें, जो मर्जी। गेन ऑन शेयर्स निकाल दें यहां से। अदर इनकम इंक्लूड गेन ऑन शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। यहां तक पढ़ के अच्छा, हमारा जो साल है ना वो है 31 दिसंबर 2021। हमारा साल क्या है? 31 दिसंबर 2021। लेकिन इसको अगर टैक्स के एतबार से बात करें तो ये 30 जून 22 का साल बनता है, स्पेशल टैक्स ईयर। देखने में, पढ़ने में मैं कह रहा हूं 31 दिसंबर 21 को एंड हो रहा है, लेकिन डिनोट कैसे करूंगा? स्पेशल टैक्स ईयर 2022। ओके, हमारा साल खत्म होने से महीना दो पहले, नवंबर में महीना दो पहले हमने जो है वो प्राइवेट कंपनी के शेयर बेचे हैं। देखने में ये प्राइवेट के लग रहे हैं। प्राइवेट का मतलब ये है कि कैपिटल गेन के साथ लॉस लगाऊंगा मैं नॉर्मल रिजीम, लेकिन इसमें से 60% शेयर्स इस कंपनी के, आकाश के, गवर्नमेंट ने ओन किए हुए हैं। तो चैप्टर 5 के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी के 50 या उससे ऊपर शेयर खरीद ले तो वो प्राइवेट कंपनी अपने नाम के साथ शर्मा के लगाए प्राइवेट। हम नहीं शर्माएंगे और हम इसको क्या कहेंगे? पब्लिक कंपनी। हमने ये शेयर खरीदे थे जून में। ये देख लेंगे जब टैक्स निकालना होगा, होल्डिंग पीरियड, इसको देख लेंगे। बता दें, अगर फेडरल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे तो ये कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट? इफ अ कंपनी इज पब्लिक तो कैपिटल गेन के साथ क्या लॉस लगाऊं? सेपरेट ब्लॉक। रिक्लासिफाई करना है। साथ ही वर्किंग 5, इनकम फ्रॉम गेन ऑन सिक्योरिटीज का डिस्पोजल 660। चलें आगे। ये तो उधर इंफॉर्मेशन है, छोड़े परे। पॉइंट नंबर 1, अ सेकेंड हैंड प्लांट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम फ्रांस। मियाँ वाली की पिछली गली में फ्रांस का हूँ। नहीं, ये तो इम्पोर्टेड हो गया फिर। तो सेकेंड हैंड प्लांट अगर इम्पोर्ट करें तो इनिशियल अलाउंस मिलेगा। इधर देख लेना, इधर देखें। सेकेंड हैंड प्लांट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम फ्रांस एट अ कॉस्ट ऑफ 2500। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लांट? खर्चों में तो नहीं पड़ी हुई कि उल्टा के डेप्रिसिएशन माइनस करें, नहीं पड़ी हुई खर्चों में।
क्योंकि खर्चों में जो पड़ा हुआ था उसने बता दिया, इनकम में ये है, खर्चों में ये पड़ा हुआ है, खर्चों में ये पड़ा हुआ है, खर्चों में ये पड़ा हुआ है, इसके साथ लिखा नहीं हुआ खर्चों में पड़ा हुआ है। विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ 1.5 लाख वॉज डिडक्टेड एट इम्पोर्ट स्टेज। असल में लोग ना टैक्स नहीं जमा करवाते, इसलिए गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट ने कुछ तरीके पकड़े हुए हैं कि जब आप प्लांट इंपोर्ट करते हैं ना, गवर्नमेंट कहती है प्लांट नहीं उठाने देंगे आपको, पहले थोड़ा सा हमें टैक्स दो। तो जो भी टैक्स है रिलैक्स रहें, अपने मेडिकल के एंड पे आपने माइनस कर देना है, बस बिल्कुल एंड पे जाके ना इसको माइनस कर देना है। तो एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स है, तो इसको आपने एंड पे ज़रा माइनस कर दें। कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, ये आपको रिफंड हो जाएगा। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐसे कॉस्ट में ऐड होते हैं। ये विदहोल्डिंग टैक्स का मतलब है टैक्स कटा है एट इम्पोर्ट स्टेज। हाँ एक मिनट, 1 बाय 1। टैक्सेस हमेशा सवाल खामोश हो तो आपने एंड पे माइनस कर देनी है। एंड पे माइनस करने का मतलब ये है कि ये टैक्स आपको छूट मिल जानी है। असल में प्लांट पे तो कोई टैक्स बनता भी नहीं ना, सोचें प्लांट पे क्या मतलब, प्लांट मैंने खरीदा उस पर टैक्स, ये क्या बात हुई? मैं प्लांट से चीज़ें बनाऊंगा फिर मेरी बिजनेस इनकम पे टैक्स लेना तुम तो, लेकिन बिजनेस इनकम में लोग टैक्स जमा नहीं कराते थे। तो एक सेक्शन है जो आप सीए फाइनल पे पढ़ेंगे, सेक्शन 148, वो ये कहते हैं जब आप बाहर के मुल्क से कोई चीज़ वगैरह इंपोर्ट करें ना तो आप टैक्स पे कर दें हुकूमत को। लेकिन ये सीए फाइनल का कॉन्सेप्ट है, इसलिए आई कैप सिर्फ एक लफ्ज़ लिख देता है विद होल्ड, डिडक्ट, पेड, टैक्स। तो जब भी इस चीज़ का लफ्ज़ आ जाए ना, विद होल्ड, पेड, डिडक्टेड, टैक्स, आपने बस अपने सिलेबस के एतबार से उसको एंड पे माइनस कर देना है। तो इसको एसेट की कॉस्ट में नहीं डालना। अच्छा, तो इसको हम एंड पे माइनस कर देंगे। आगे चलें। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अगर कोई और टैक्स होता तो फिर तो मैं अलग बात थी, ये इनकम टैक्स है। जब भी पेपर में लफ्ज़ ना लिखा हो ना टैक्स कौन सा है, तो जो लॉ चल रहा है वही वाला टैक्स है। हमारा लॉ इनकम टैक्स चल रहा है, अभी इनकम टैक्स का सवाल है तो ये इनकम टैक्स है। तो विद होल्डिंग इनकम टैक्स लिख लो ऊपर आप। विद होल्डिंग इनकम टैक्स ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, अब हमने पढ़ा था इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा नहीं है, बल्कि एंड पे माइनस करने की जरूरत होगी, इतना टैक्स आपको माफ हो जाएगा। ये ना मैंने बात असल में थोड़ी देर बाद डिस्कस करनी थी, जब मेरे नीचे 2 टैक्सेस और आ रहे हैं, आज नीचे 2 टैक्सेस और आ रहे हैं, उसके साथ मिला के मैंने ये बात डिस्कस करनी थी, इसलिए अभी छोड़ें इस बात को। अच्छा, ये हम एंड पे माइनस कर देंगे। आगे चलें। प्लांट इंस्टॉल हुआ है सितंबर में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने डेप्रिसिएशन को कौन सा टाइम बेस पे एलोकेट करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एसी ने इंकर किया इंस्टॉलेशन ऑफ 3,75,000, और वो इसने एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दिया है। तो इंस्टॉलेशन को एसेट की कॉस्ट में डालना चाहिए या एक्सपेंसेस में? कॉस्ट में। अब क्या करें, खर्चों में पड़ी हुई है, खर्चों में पड़ी होने की वजह से प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इसको क्या कर दें, उल्टा दें। जो भी चीज खर्चों में पड़ी हो और जेन्युइन ना हो उसको उल्टा दें। इसको उल्टा के एसेट दोबारा माइनस कर दूं या एसेट की कॉस्ट में डाल के डेप्रिशिएट करूं? अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट एज पर माय क्वेश्चन? 2500। व्हाट इज रॉन्ग इंस्टॉलेशन विच इज एक्सपेंस्ड? तो अब बताएं कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन इज 2500 और 2500 जमा 375। अगर लिखा होता है इसने AC इनकट कॉस्ट ऑफ 375 ऑन इंस्टॉलेशन विच इज कैपिटलाइज्ड, फिर तो कोई मसला ना होता, फिर एसेट की कॉस्ट ही सही पड़ी होती। अभी इसने कहाँ डाल दी है? इसका मतलब है एसेट में, लेकिन इंस्टॉलेशन इज अ नेसेसरी खर्चा, तो इसे एसेट की कॉस्ट में डलना चाहिए। डल कहाँ गया है? खर्चों में। खर्चों में उल्टा के एसेट की कॉस्ट में डाल दें। अब मैं क्या कैलकुलेट करूं? टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस। लेकिन पहला चैलेंज कॉस्ट पता होनी चाहिए, दूसरा चैलेंज इनिशियल अलाउंस का रेट पता होना चाहिए। पहले मैं एसेट की कॉस्ट निकालूंगा। मल्टीप्लाइड बाय ना आप इज इक्वल टू लगा दें इधर, इज इक्वल टू पहले लगा दें इधर, 25% डायरेक्ट ना लगाएं, एसेट की कॉस्ट निकाल लें, शायद आपको फायदा हो जाए इस चीज का। कॉस्ट निकाल लें, शायद फायदा हो जाए। 28, शायद इस कॉस्ट निकालने का फायदा हो जाए। अब लगा दें 25%। ये 1 मिनट, 71
9। आप पूछो क्या चीज? डेज वाला तो अमोर्टाइजेशन में होता है ना। तो इनिशियल अलाउंस आ गया। अच्छा, अगली चीज टैक्स वालों की, व्हाट इज कॉस्ट? 2875 निकालने का फायदा हो गया, वरना दोबारा निकालना पड़ता। कॉस्ट माइनस बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15%। फुल ईयर डेप्शन इन द ईयर ऑफ परचेज, और अगर इफ समवन इज विला, फिर वो ऐसे भी कर सकता था, 2500 जमा 375, 2875। जी 21 इस तरह तो क्लास में हम करते थे ना, तो घर में पता नहीं क्या। अच्छा चल, एट द रेट ऑफ, अच्छा आप बोलें इनिशियल अलाउंस और टैक्स डेप्रिसिएशन को फेस पे ले जाएं या उधर ही निकाल लें? तो बात नहीं सुन रहा था तूने, कैसे बोलना था उधर ही? यार ये सीए ना बताऊं, फुल पैकेज डील है, फुल एक पैकेज है। मोबाइल साइड, एक्स्ट्रा करिकुलर साइड, 2-4 साइड के ऊपर कंसंट्रेशन। यार आप लोगों का ये हाल है तो आने वाली ना, चलें आगे, बताएं इसका क्या करना है। किसका? आंटी का। ये पॉइंट 2, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ, बोले 3400। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 3400। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होता है फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह। और सेक्शन 25 पे जाके नजर मारें, पेज नंबर, यार कोई बैठे होते हैं ना मेरे जैसे भी, उनको भूला होता है, पेज नंबर बताएं। 144 भाई फरमा रहे हैं। 144 पे जाके देखें प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर के साथ क्या करना है। 5 साल पर अमाउंट, होंठ हिला लें, चलें बोल लें, 5 साल पर अमाउंटाइज करें, मेहरबानी। आप बता दें जी, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को उल्टाऊं कितने से और माइनस कितने से करूं? उल्टाऊं कितने से और माइनस कितने से करूं? उल्टाऊं कितने से? यार ये पहली दफा ऐसा सवाल आया और बड़ा मजे का है, और आपके मुंह में पानी आ रहा है, एक दो की राल टपकती हुई मुझे नजर आ रही है। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 3400 were charged to accounting profit and loss for the year ended पिछले साल खर्चे में डाला था। टैक्स वाले कहते हैं होली 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 माइनस करो। अच्छा, अगर इस तरह के एडजस्टमेंट्स हम करते थे, लेकिन उसमें ना इसी साल खर्चे में डाला होता था, इसने पिछले साल खर्चे में डाला है, तो पिछले साल के न्यूमेरिकल में हमने किया होगा 3400 को उल्टाकर 3400 का 20% माइनस किया होगा। अब हमारे साल दोबारा ना उल्टाइएगा, उसने फिर उलट जाना है, हमारे साल दोबारा ना उल्टाइएगा 3400 को, ट्राई करके देखें वैसे उल्टा के, एग्जामिनर क्या करता है। खर्चे में पड़ा हुआ है, पिछले साल के खर्चे में पड़ा हुआ है ना, तो क्या हमारे साल, तू जरा निकाल उंगली, हमारे साल के P&L के अंदर खर्चे में पड़ा हुआ है या पिछले साल 3400 माइनस है? तो पिछले साल की वर्किंग वन में 3400 उल्टाकर, बहुत से सवाल हमने ऐसे किए हुए हैं, एसेट की कॉस्ट उल्टा दो, इसकी अमोर्टाइजेशन माइनस कर दो, तो पिछले साल उल्टाकर पिछले साल 20% माइनस हो गया होगा, 20 इस साल माइनस कर लेते हैं, 20 उससे अगले साल, 20 उससे अगले साल, 20 उससे अगले साल, तो इस साल वाला 20 बस माइनस करवा दें।
सर वो एक सवाल कर रहा था मैं, उसमें आपने उल्टाया नहीं हुआ था। और फिर टीचर जो करता है उस बच्चे की, क्लास के बाद आके बच्चे पूछते हैं, बच्चे लेके आते हैं, सर ये 3400 उल्टाया क्यों नहीं आपने? और फिर फैकल्टी रूम में। अच्छा जी, टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन फिजिबिलिटी स्टडी की 3400 का या 3400 डिवाइडेड बाय 5, जो भी आपको पसंद हो। 680। हाँ ये उसने खुद ही बता दिया कि टैक्स वाले क्या चाहते हैं, जैसे आई एस फेलो आप पढ़ते हो FY2 में। आगे चलें, टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन, पहले पुराने साल का लॉस माइनस करते हैं। है कोई पुराने साल का लॉस? किसी और सवाल में से देख लें। तो बची ही है, हाथ दो, इतने भी हम पागल नहीं है। तो इसी सवाल में जरा टैक्स वालों के डिप्रिसिएशन माइनस करवाएं। अदर देन इम्पोर्टेड, ओ गाय, ऐसे तुझे पता है हमने इम्पोर्टेड प्लांट की निकाल ली हुई थी। कहते हैं इम्पोर्टेड प्लांट की डिप्रिसिएशन में तुम खुद ही निकाल लो। हमने कहा वो तो हमने निकाल ली हुई है। कहते हैं बाकी मेरी तरफ से। क्या बिजनेस में इम्पोर्टेड प्लांट ही होगा या और प्लांटें भी होंगे? प्लांटें भी होंगे, फर्नीचरें भी होंगे, बिल्डिंगें भी होंगी, पता नहीं बिजनेस में क्या क्या होता है। नजर उठाएं। पता नहीं क्या बोला आपने, क्यों गलत बोल रहे हो? जाके देखना फर्नीचर का रेट दिया मैं। इनिशियल लॉन्च नहीं होता, डिप्रिसिएशन तो होती है। साथ वाले को मुतवज्जे करें, उसके कान खोलें। अच्छा मोहतरम, लोग ना टैक्स नहीं जमा करवाते थे, तो गवर्नमेंट ने इसका एक तरीका पकड़ा हुआ है टैक्स लेने का। बिजनेसमैन को जगह जगह गवर्नमेंट तंग करती है। असगर ने कहीं कारोबार शुरू किया हुआ है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का। अब असगर गवर्नमेंट के हाथ तो पता नहीं आए ना आए, ये अलग बात है। तो मुख्तलिफ मौके हैं जिस पे असगर गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवा देगा, यानी गवर्नमेंट उससे ज़बरदस्ती ले लेगी। इसके 3-4 मौके मैं आपको बता देता हूँ, कोई पेपर में 1-2 और आ गए तो वो भी आप देख लीजिएगा, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। 3 सेक्शन है जो आप CA फाइनल में पढ़ेंगे। इंपोर्ट करने पे प्लांट सेक्शन 148, एक 147 और 153, ये तीनों सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, इन सेक्शंस में आप ये पढ़ेंगे कि असगर जब बाहर के मुल्क से प्लांट मंगवाए तो हुकूमत कहती है असगर यार थोड़ा सा ना इनकम टैक्स हमें जब दे दो। असगर कहते हैं साल का एंड आने दो, प्रॉफिट कमाने दो, उसके बाद अच्छा असगर चल थोड़ा सा टैक्स दे वरना प्लांट नहीं उठाने देंगे। वो असगर बेचारा प्लांट टैक्स दे देता है। जहाँ जहाँ से ये हुकूमत के हत्थे चढ़ते हैं ना, हुकूमत उनको पकड़ती रहती है। थोड़ा सा टैक्स ले लिया, थोड़ा सा टैक्स ले लिया, तंग करने के लिए, तंग करने के लिए। किधर है ITO, कहाँ पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ है। सेक्शन कौन से? 148। इसने को 10,000 दफ़ा ढूंढना है। 148 इम्पोर्ट, द कलेक्टर ऑफ कस्टम शैल कलेक्ट एडवांस टैक्स फ्रॉम एवरी इम्पोर्टर ऑफ गुड्स एट द रेट स्पेसिफाइड फलां फलां। तो ये टैक्स निकल आएगा और ये CA फाइनल का कोई सेक्शन लग रहा है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? एडवांस टैक्स शैल बी कलेक्टेड इन द सेम मैनर एज कस्टम ड्यूटी। द टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड इन दिस सेक्शन शैल बी एडजस्टेबल। ये आपको साल के एंड पे वापस मिल जाएगा। तो ये किस तरह की कोई कहानी आप पढ़ेंगे। इसी तरह सेक्शन 147 है, इसी तरह 148 है। तो गवर्नमेंट मौके मौके पे ना लोगों से टैक्स लेती है। अब प्लांट इंपोर्ट करके वो बेचारा आ गया, अब दुकान पे उसने प्लांट चलाया, प्लांट चला के उसने दवाइयाँ बनाई, दवाइयाँ बना के उसने मुझे आपको बेची, तो हम नॉर्मल तरीके से चीज़ खरीद के आ जाएंगे। दवाइयाँ बना के उसने किसी जाइंट को बेची, डॉक्टर्स हॉस्पिटल को बेची। गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स हॉस्पिटल को कहा कि यार तुम इसके कस्टमर हो, ये सेलर है, तुम्हें दवाइयाँ बेच रहा है, इसको थोड़ा सा तंग करो। जैसे तुम एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स काटते हो डॉक्टर्स हॉस्पिटल वालों, ऐसे ना तुम्हारे लिए ये खर्चा है, उसके लिए ये इनकम है। तो दवाइयाँ तुम लोगों ने अगर 10 लाख की खरीदी है ना डॉक्टर्स हॉस्पिटल वालों, तो इसको 10 लाख की बजाय ना 9.5 लाख दे दो, बाकी हमें जमा करा दो।
तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाले कस्टमर बनते हैं इसके असगर के आके और इससे दवाइयों की लॉट खरीदते हैं। अब डॉक्टर हॉस्पिटल वाले गवर्नमेंट के साथ मिल के इस बंदे को दोबारा पकड़ते हैं और इससे कुछ थोड़ा बहुत टैक्स ले लेते हैं। इसको कहते हैं हम टैक्स डिडक्टेड बाय कस्टमर। हमारे कस्टमर ने हमारी जान ले ली, कस्टमर ने टैक्स काट लिया। क्लियर? ओके। मिसाल के तौर पे कमिश्नर अपने 10 बच्चे कॉलेज में लाके एडमिशन करवाए उनका। जब अब कमिश्नर अपने 10 बच्चों को एडमिशन करवाए तो कॉलेज वालों को फीस पूरी ना दे, और फीस पूरी ना दे थोड़ा सा टैक्स काट के गवर्नमेंट के खजाने में कॉलेज वालों को जमा करा दे, बाकी फीस दे दे। इसी तरह हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट के बंदे आते हैं आपके पास और कहते हैं असगर नज़र ना लगे, थोड़ा सा ना नज़र उतारने के लिए इनकम टैक्स 30 सितंबर से पहले जमा करा दो। हर 3 महीने बाद साल में 4 दफ़ा आते हैं और थोड़ा थोड़ा टैक्स आपसे लेके चले जाते हैं। इसे कहते हैं टैक्स पेड अंडर सेक्शन 147। ये सारी कहानियाँ हमें कहाँ से याद रहनी है? अल्लाह भला करे ICAP के पेपर बनाने वाले का, उसने अल्फाज ही ऐसे लिख दिए हैं कि बस हमें पता चल जाएगा। इनकम टैक्स कट चुका है, एडवांस टैक्स जमा करा चुके हैं, बस ये लफ्ज़ काफ़ी है इनकम टैक्स का हमारे लिए कि ये एंड पे हमने माइनस करना है। ये बस मुख्तलिफ जगहों में हुकूमत ने हमें पकड़ने की कोशिश की थी, एंड पे इसको माइनस कर दीजिएगा 14 लाख और 2 लाख। एक ध्यान रखिएगा, और एक ये भी सेक्शन है 148, इसमें भी 1.5 लाख कटा हुआ है आपका। एंड पे ध्यान रखिएगा इन तीनों को माइनस करना है। लेकिन एक बात और है जो मैंने आपसे पहले कभी की थी कि अगर हम ये खर्चे में डाल चुके हैं, अगर इनमें कहीं किसी के साथ आ जाता 1.5 लाख के साथ या 1400 के साथ या 200 के साथ कि दिस इज इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस, फिर उसको उल्टाना भी था और एंड पे जाके लेस भी करना था। अभी ये जो मैंने स्काई ब्लू में हाईलाइट किए हैं, इन तीनों को एंड पे क्या करना है? हमने लेस कर देना है। आप लोग फिगर्स हाईलाइट ना करें। इनकम टैक्स डिडक्टेड, एडवांस टैक्स पेड, विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड, ये 3 लाइनें अंडरलाइन कर लें। इस तरह की लाइनें जब भी में आए तो आपने इस टैक्स को न्यूमेरिकल के कब माइनस कर देने? एंड पे ला के माइनस कर देना है। क्लियर? ओके, तो इसको इंशाल्लाह हम एंड पे माइनस कर देंगे। अब आप हजरात जो है वो मुझे बता दें कि व्हाट इज़ माई इनकम फ्रॉम बिजनेस? 6647। क्लियर? नाउ विल मूव टुवर्ड्स द फेस, नहीं, नाउ विल मूव टुवर्ड्स फेस ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है, पहले मैं चैप्टर 18 में 19 में जाऊंगा, फेस खोलूंगा और फिर इंशाल्लाह हम रिज्यूम करते हैं। नमाज की ब्रेक ले लें, पॉज कर दें। अच्छा जी, अब असल में सबके सामने शो भी तो करना हुआ कैसे? अच्छा, 3 हमारी इनकम है सिर्फ। इनकम फ्रॉम बिजनेस, फाइनल टैक्स रिजीम डिविडेंड इनकम और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। तो मिस्टर असगर इनकम एंड टैक्स देयर ऑन स्पेशल टैक्स ईयर 2022 या फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 साथ स्पेशल टैक्स ईयर 2022। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन सर। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इस सवाल में लॉसेज होने चाहिए थे, मज़ा नहीं आया वैसे। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम सेपरेट ब्लॉक 660। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फाइनल टैक्स रिजीम डिविडेंड इनकम। जी अमाउंट 240। जी मोहतरम, टोटल इनकम 7547। लेस कर दें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि इन पे अलग रेट है। 660 240। जी, किसी ने बिल्कुल सही लिखा हुआ था टोटल इनकम। तो टोटल इनकम बता दें कितनी आई? आ जाके खोती बोर्ड थले
6647। अब आप माइनस कर दें ज़कात, क्योंकि समीउल्लाह भी नमाज़ पढ़ा है। तो भाई असर के बाद तो नफल नहीं होते। क्या कर रहे थे? अच्छा ज़कात, चलिए मैं तो आप लोग बस रिलैक्स करके टेक लगा के बैठे हैं। 30,000 आप लोग बस आ गए हैं, बड़ी बात है। घर वाले भी शुक्र है बच्चा पढ़ रहा है। 6617 भाई जनाब कलमा चौक गए थे नमाज पढ़ने, जूते गायब हो गए थे ना। चलें ये नोट करें। It's good to live on own money. अच्छा जी, उधर ही यार, उधर ही अहमद, उधर ही जी। इस एसी को करवा दो यार 26-27 पे, 22-23 पे करवा दो। अब आ रही हैं वो, 1 बाय 1 बताते जाएं जो जो रिक्वायरमेंट है। दे विल ट्राई टू फुलफिल एज पर योर डिज़ायर। इसको करो 26 पे, इसके विंग्स भी ऊपर कर दो। इसको ना चलाओ हबस हो रही है, चलाएं जी, हबस हो रही है। इसको 26 पे कर दें। उर्दू में हबस हो रही है, इंग्लिश में सफोकेशन हो रही है। अच्छा भाई प्लीज़ बच्चों ने घर भी जाने। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट मैंने पहले शो करना था, लेकिन आप हजरात आए नहीं हुए थे। सैलरी प्रॉपर्टी नहीं है, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन है, कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक गेन ऑन सिक्योरिटीज़ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइनल टैक्स रिजीम है, टोटल इनकम है, गेन ऑन सिक्योरिटीज़ और एफटीआर डिविडेंड इनकम माइनस होगी, टोटल इनकम आ जाएगी। ज़कात, एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ज़कात है सिर्फ ग्रॉस टैक्स निकलेगा चैप्टर 4 पे जाके। फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं है। चैरिटी का टैक्स, फॉरेन कितों है, चैरिटी का टैक्स क्रेडिट है। ये क्लास के एंड पे ना छेड़ा करेंगे। टैक्स ऑन सेपरेट, टैक्स ऑन सिक्योरिटीज़ है। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। डिविडेंड का टैक्स है। टैक्सेस डिडक्टेड में एक तो डिविडेंड का आ जाएगा, बाकी नीचे बरात लगी होगी। 2-3 चीज़ें हमने माइनस करनी है। फिर पेएबल टू गवर्नमेंट आ जाएगा या रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट आ जाएगा। ओके, अब ना इस मौके पे आकर जब फेज शुरू हो जाए सवाल का, बिजनेस, कैपिटल गेन, डिविडेंड, सेपरेट ब्लॉक को डिविडेंड माइनस हो गया, ज़कात माइनस होगी। इस मौके पे आके ना आपने अपने अंदर के पप्पू को जगाना है। जगाएं ज़रा उसको, थोड़ा सा हिले, हिले ज़रा, जगाएं। नहीं उठ रहा ये कब से। अच्छा, अब आपने ना बस थोड़ी थोड़ी देर बाद पप्पू से पूछना है कि मोहतरम न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में क्या आएगा। प्लीज़, ग्रॉस टैक्स नॉर्मल टैक्स रिजीम, चैप्टर 1 में जाएं और 6617 पे, चैप्टर 4 में जाएं और 6617 पे रेट लगाएं। इससे आप लोगों को देख के बंदा मोटिवेट हो जाता है। अच्छा कोई तारीफ कर रहा हो ना तो उसे छोड़े नहीं होते। 6617 पे चैप्टर 4 का रेट लगाएं। वन 5 4 6
अब अंदर के पप्पू से पूछें, पप्पू सवाल के अंदर प्लीज़, मैं आपको क्लास से निकालूंगा, अंदर के पप्पू से पूछें, पप्पू क्या सवाल के अंदर जो है फॉरेन टैक्स क्रेडिट है? पप्पू ने बोला नहीं है। आगे चलें, अंदर के पप्पू से पूछें चैरिटी है? पप्पू ने कहा हाँ। आप थोड़ी देर के लिए पप्पू को सुला दें और खुद जरा एक्टिव हो जाएं। A over B into C, where A is 1546, B is into C is lower of एक्चुअल डोनेशन। तो 2300 थी, यहाँ मैंने रिक्लासीफाई साथ लिखा हुआ था, जाके ढूंढे वर्किंग वन में। 2300 की डोनेशन है या 30% ऑफ 6617, लोअर क्या आ गया 1985, लोअर आ गया 1985। कुछ लग रहे हैं इन गलियों से गुजरे हुए हैं? फोर 464। बहुत तेज़ी से आप देख रहे हैं आजकल हम मंजिल की तरफ रवां दवाएं और 31 जनवरी के करीब पहुंच रहे हैं। वो ऑनलाइन वालों से बात नहीं करा जो ये लेक्चर फरवरी में ले रहे हैं, तो हम तेज़ी से मंजिल की तरफ रवां दवा हैं और टॉपो टॉप जा रहे हैं। रोड़े रास्ते में आए थे वो हमने हैंडल कर लिए, अब रोड़ियाँ रह गई हैं तो उनको इंशाल्लाह देख लेते हैं। अंदर के पप्पू को उठाएं। टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक है पप्पू को फिर सुला दें। पहले बता दें टैक्स कितने। अच्छा जी, चैप्टर 4 से अब वापस आ जाना। अब क्या करना है उधर, लेस एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, टैक्स ऑन सिक्योरिटीज़ बस लिख देना काफ़ी होगा। नो देयर इज अ नेक्स्ट चैलेंज कि सिक्योरिटीज़ कब ख़रीदी हैं, 1 जुलाई 22 से पहले या 1 जुलाई 22 के बाद। और फिर अगला सवाल होल्डिंग पीरियड के बुनियाद पे इसका टैक्स कैलकुलेट होगा। एक एक करके चीज़ें गिरना शुरू हो गई हैं। चैप्टर नंबर कैपिटल गेन, सुभान अल्लाह सही कह रहे हो। पेज 224। अगर सिक्योरिटीज़ 30/22 से पहले की ख़रीदी हैं तो फिर 12.5, और अगर सिक्योरिटीज़ 1 जुलाई 22 के बाद ख़रीदी हैं तो डिपेंडिंग अपॉन होल्डिंग पीरियड। सो लेट अस कम सवाल की तरफ आते हैं। नहीं 10 तो एज्यूम ना करो, इसमें आप बेहतर है कि वो अजम्पशन लो जिस अटेम्प्ट में सवाल आया है। तो सवाल आया है मार्च 21 में, तो फिर 2021 लो, इसको 2001 तो ना लो। तो ये जी बनता है 31 दिसंबर 2021 का साल, और डेट ऑफ परचेज़ है जून 2020 इसे हम कहेंगे, और ये बनेगा नवंबर 2021। डेट ऑफ परचेज़ लिखें यहाँ पे, डेट ऑफ परचेज़ 1 जुलाई 22 से पुरानी है, बल्कि डेट ऑफ सेल भी पुरानी है, हमने तो डेट ऑफ परचेज़ देखनी होती है। डेट ऑफ परचेज़ 1 जुलाई 22 से पुरानी है, इसलिए होल्डिंग पीरियड नहीं देखा जाएगा, 12.5 का रेट लगेगा। लेकिन अगर बिल फर्ज डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 22 के बाद वाली होती तो इसका होल्डिंग पीरियड है जून 20 से लेके नवंबर 21। तो जून 20 जून 21 1 साल, और 1 साल और 4-5 महीने, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर फिर ये वाला सिनेरियो बनता। लेकिन अभी इस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो रेट डायरेक्ट लगा देंगे 12.5 तो 12.5 लोगों के 12 बजते हैं, हमारे 12.5 83 पॉइंट्स पे ना लेके जाएं, फिर बढ़ जाएगी। 83 या 84 कर दो। ओके पप्पू, व्हाट आगे की है फॉर्मेट से समझ लें। पप्पू फॉर्मेट है तो टैक्स ऑन डिविडेंड। पप्पू को दोबारा सुला दें। अच्छा इसमें ना इस तरह नहीं हो सकता सॉल्व कि आप सवाल में जाके देख रहे हो कौन सी एडजस्टमेंट है।
इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आके सवाल में, आप सवाल में जाके नहीं एडजस्टमेंट देख सकते, अब आपको अपने से बातें करनी होंगी कि यार अब क्या लाइन है, अब फॉर्मेट में क्या लाइन है, अब ऐड टैक्स ऑन डिविडेंड, फिर आपके माइंड में खुद ही क्लिक करता जाएगा। बादशाह सलामत फरमा रहे हैं डिविडेंड को लाया जाए 36 120। अब सैलरी पे जो टैक्स कटा है वो माइनस कर दें। अच्छा नौकरी कर ही नहीं रहा, बिजनेस है इसका, चलें फिर आगे। डिविडेंड पे जो टैक्स कटा है वो माइनस कर दें, लेस टैक्स डिडक्टेड ऑन डिविडेंड 36। अगली बात, अब ना आपने मार्क्स लेने हैं अलग अलग, और इसको इकट्ठे नहीं करना, ना यार बातें ना करो, इसको इकट्ठे नहीं करना। अब आपने हर एक के मार्क्स अलग अलग लेने हैं। डेट इज विद होल्डिंग टैक्स ऑन इंपोर्ट, इनकम टैक्स डिडक्टेड बाय कस्टमर, एडवांस टैक्स पेड। ये स्काई ब्लू वाले लफ्ज उठाने हैं और आपने चीजें माइनस करना शुरू कर देनी है। टैक्सेस डिडक्टेड या कलेक्टेड या पेड एंड पे माइनस कर दिया करने हैं। टैक्स ऑन इंपोर्ट, टैक्स डिडक्टेड बाय कस्टमर 1400, टैक्स पेड इन एडवांस। देख लो फिर मैं इस तरह लिख देता हूँ, लो तुम लोग अपना करो मैं अपना करूँ। टैक्स पेड इन एडवांस जी 200। मैं तो ये मशवरा दूंगा, ये आसान मार्क्स होते हैं, अगर कभी पेपर छीनने लगे ना तो इन वाली चीज़ों को छोड़ के एंड पे आके ये सारे माइनस कर दीजिएगा, ताकि ये वाले मार्क्स आपको मिल जाए। ये सबसे आसान मार्क्स होते हैं, एंड पे सिर्फ ये चीज़ें माइनस करनी होती हैं। रिफंडेबल, डंडेबल, रिफंडेबल ऑन जीरो रेट्स, सॉरी दिमाग की गरारियों को वापस लाइन, इनकम टैक्स हो रहा है। रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, ना किया करें गिबतें लोगों की। रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट या रिफंडेबल टू असगर, एक ही बात है। सवाल कह रहे हैं मुझे ये ना बताओ रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, सवाल कह रहे हैं मुझे बताओ रिफंडेबल टू एसी। ठीक है एक ही बात है, एसी ना पूछिएगा कौन है अब, असगर। तो रिफंडेबल टू असगर या रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। मोबाइल साथ से यूज हो रहा है, जरा बंदा ताज़ा दम हो जाता है। ओके आगे चलें। अगला क्या न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ही सी है बस। साथ वाले बुलबुल के सर पे हाथ रखें और आगे चलते हैं। यार एक बात कर दूं आप लोगों से, असल में मुझे वो दिन याद है अभी तक ना, नहीं मैं बताता हूँ, ठहरें। मुझे वो दिन याद है जब ये सवाल हो रहा था सेल्स टैक्स का, और आप लोग ऐसे देख समझ रहे थे ना, स्पोर्ट सेल, एग्जाम सेल टू रियली लुकिंग टफ। और आज कोई पता नहीं इस किस्म के सवाल भी आप कर चुके हैं कि आप देख के अच्छा। तो चीज़ें आसान होती हैं, मेहनत करें तो हासिल हो जाती हैं। इसी तरह अल्लाह की ज़ात का ताल्लुक है, देखने में शायद आपको लगेगा मुश्किल है, जब आप चलना शुरू होंगे ना तो रास्ते बड़े आसान हो जाएंगे, लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी। अच्छा आप बता दें जी, कहाँ हम थे, चैप्टर 18 में। फरहीन बाजी को तो कर लिया हो ना सॉल्व, अब अहमद बाजा है उसकी तरफ मूव करें, पेज 395। बस एक स्टोरी सी है अहमद के बारे में, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मरने से पहले हमें पता ही ना चले अहमद ने क्या किया।
अहमद ने ना MBA कर रहा है, कर लिया है, हैज़ कम्प्लीटेड हिज MBA फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन यूनिवर्सिटी साउथ एशिया नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बाहर के मुल्क से उसने MBA किया है। ही हैड बिन लिविंग देयर सिंस अगस्त 2013 से वहाँ गया हुआ है फॉर हिज एजुकेशन, पढ़ने के लिए। पाकिस्तान आया था, उसकी खाला की शादी थी 2017 में, पाकिस्तान आया था, लेकिन अब मार्च अप्रैल मई जून पाकिस्तान रहा था। भाईजान अटेंटिव रहें, मार्च अप्रैल मई जून का मतलब है ये नॉन रेजिडेंट था। और जुलाई अगस्त सितंबर भी रहा था, ड्राइवर बन के खाला खालू को सैर कराता था, तो जुलाई अगस्त सितंबर भी रहा था ये, तो स्टिल नॉन रेजिडेंट। तो 10 मार्च से 30 जून 17 भी 180 से कम है, और 1 जुलाई 17 से 30 सितंबर 17 भी 183 से कम है। तो इट मीन्स के ही इज़ ए नॉन रेजिडेंट। तो आने से ये नहीं कि आने से रेजिडेंट बन गया हो, रहा तो नॉन रेजिडेंट ही। नेक्स्ट, एंड देन वेंट बैक टू USA, और फिर दोबारा अपनी तालीम हासिल करने के लिए चला गया। लगा हुआ MBA करने, 2013 का लगा हुआ, 14 गुजरा, 15 गुजरा, 16 गुजरा, 17 गुजरा, लगा हुआ MBA करने टू कंप्लीट इज MBA। हालांकि वो कहते हैं मैं जरा MBA कर रहा हूँ, हालांकि मेरे भी भाग लगाए, फुल स्टॉप। अलॉन्ग विद स्टडीज़ के साथ वो पार्ट टाइम जो है बर्तन धोता है एक रेस्टोरेंट में। ये व्हाट इज दिस, पढ़ लें, यही होता है, और क्या होता है। ही वॉज डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब एट अ रेस्टोरेंट इन USA टिल नवंबर 19 को मेरे ख्याल से इसका MBA कंप्लीट हो गया। अब इसने सोचा कि अब अपनी सरजमीन में चलते हैं, अम्मी अब्बू के साथ रहते हैं, बहुत जुदाई बर्दाश्त कर ली, पाकिस्तान आ गया ये 1 दिसंबर 19 को। ठीक है जी, मरहबा, आप टैक्सिया 2020 में रेजिडेंट बन गए। वो अपनी आने की डेट्स बता रहे हैं, अपनी गरारी से इनकम टैक्स में अड़ी हुई आपकी। अच्छा, तुम 1 दिसंबर 19 को आ गए, दिसंबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, टैक्स ईयर 2020 में तुम 7 महीने तुम रेजिडेंट हो। ही रिटर्न टू पाकिस्तान on 1 दिसंबर 2019, और इसने सोचा कि अब मैं लोगों से प्लेटें धुलवाऊंगा, और एक कारोबार शुरू कर दिया, ट्रेडिंग बिजनेस कारोबार शुरू कर दिया इसने। अब इसके नौकर होंगे, पहले ये किसी का नौकर था, अब इसके नौकर होंगे। वक्त बदल गया। फ्रॉम 1 जनवरी 20, मेरे ख्याल से 1 महीना वेलियाँ मारता रहा होगा पाकिस्तान में, दोस्तों यारों रिश्तेदारों से मिलने। उसके बाद इसने सोचा पाकिस्तान में ना कारोबार शुरू करती हैं, MBA को नौकरी तो कहता है मिल नहीं रही, तो चलो कोई नहीं, अब कारोबार अपना को शुरू करते हैं। ये और बात है, इसको लॉस आ गया मेरे ख्याल से, वो छोड़ें। अच्छा, अब मोहतरम, यहाँ तक की कहानी ये है कि सवाल की रिक्वायरमेंट है 2020 का साल, सवाल है 2020 का। तो अगस्त 13 में वहाँ गया था, तो 14 अगस्त 13 का मतलब 30 जून 14 है ना, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नॉन रेजिडेंट। वैसे 17 में आया है ये 1 मार्च, लेकिन नॉन रेजिडेंट। 18 में भी पाकिस्तान था, जुलाई अगस्त सितंबर में, देख लेना इधर, बाद में साथ वाले से बातें कर लीजिएगा, इधर ही होगा वो नॉन रेजिडेंट। 2019 में भी, 2020 में 1 दिसंबर 19 को पाकिस्तान आया है, 7 महीने की वजह से क्या बन गया, रेजिडेंट। डन, आगे चलें जी। ठीक है, एक हल्की सी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली काम की, मैंने लिख ली। 1 दिसंबर 19 को पाकिस्तान आ गया जी। इसका मतलब है कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक USA में था, और दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून पाकिस्तान में है। बिलो इज़ द कंप्यूटेशन, कहते हैं मैं टैक्स तुम्हें खुद ही कैलकुलेट करके टैक्सेबल इनकम वगैरह निकाल के दे देता हूँ, पाकिस्तान की और बाहर की। हमने कहा बाहर में क्या, कहते हैं वो जो मैं नौकरी कर रहा हूँ, फॉरेन सैलरी रेस्टोरेंट के अंदर, तो मैं माशाल्लाह प्लेटें धो के 840 कमा लेता हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो। तो 8,40,000 इसने कमाया है प्लेटें धो के। ये इसने कमाया है जुलाई से लेके नवंबर तक, क्योंकि 1 दिसंबर को पाकिस्तान आ गया, प्लेट धोने के लिए तो नहीं 2 दिसंबर को दोबारा जाएगा, ये प्लेट डिस्पैच तो नहीं करवाएगा, इधर भेज दो मैं धो के भेज दूँ। तो ये जुलाई से नवंबर तक का डाटा होगा। ठीक है, फील कर रहे हैं या कराऊँ? ओके, पाकिस्तान में भी इसने कारोबार शुरू किया है मेरे ख्याल से 1 जनवरी को शुरू किया है पाकिस्तान में। 30 जून 20 तो हमारा ईयर एंड है ना। माशाल्लाह पहले साल ही 40 लाख की सेल होगी, 22 लाख के खर्चे हैं, 28 लाख के खर्चे हैं, नज़र डोनेशन 6 लाख की हैं,
और 2.5 लाख की कोई यूएसए में भी डोनेशन दी है इसने। ओके अब्दुल्ला अभी ठहरो, मैं इनको ज़रा सीए करा लूँ, मैं फिर बताता हूँ। हाँ सेलिंग एंड एडमिन सेलिंग भी उधर ही सुई अड़ी है यार, ये कौम ने कभी तरक्की कर। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में ये पड़ा हुआ है, प्लीज़ पढ़ाने दें यार। सैलरी ऑफ 8,40,000 पे टू 2 एम्प्लॉयज़। एक इसने पप्पू नौकरी पे रखा हुआ है, एक शप्पू नौकरी पे रखा हुआ है, 2 एम्प्लॉयज़ हैं इसके, पप्पू और शप्पू। तो सैलरी 8,40,000 की, पे टू 2 एम्प्लॉयज़ इक्वली इन कैश। ईच नहीं लिखा हुआ, हर एक को 8,40 दी है, दोनों को दी है तनख्वाह पूरी 8,40 इक्वली। अब अगर 2 लोगों को तनख्वाह दी 8,40 तो एक को कितनी दी? 4,20,000। कैलकुलेटर के बगैर पता चल गया 4,20,000 तनख्वाह दी है कैश में, और विद होल्डिंग टैक्स अल्लाह का शुक्र है काट लिया। तनख्वाह पे जो टैक्स बनता था वो काट लिया। तनख्वाह पे टैक्स भी काटना होता है, और अगर 25,000 से ऊपर की हो तो चेक में भी देनी होती है। अब आप 8,40,000 को जब डिवाइड किया 2 से, तो एक एम्प्लॉय की तनख्वाह निकली 4,20,000, 4,20,000। अब 4,20,000 को अगर मैं डिवाइड करूं 12 से नहीं 6 महीने से, क्योंकि उसने पाकिस्तान में कारोबार शुरू किया 1 जनवरी को, तो ये थोड़ी सी गलती हो सकती थी पेपर में कि 4,20,000 को आप डिवाइड कर देते 12 से। 4,20,000 को डिवाइड करें 6 महीने से। अच्छा 840 क्या है? 2 लोगों की 6 महीने की इकट्ठी तनख्वाह। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से, तो एक बंदे की 6 महीने की तनख्वाह। अगर मैं 420 को डिवाइड कर दूं 6 मंथ से, तो एक महीने की एक एम्प्लॉय की तनख्वाह कितनी निकली? 70,000। वैसे आप लोगों ने 12 से भी डिवाइड कर देना था तो 35,000 आना था, उधर भी आप लोगों ने छिक के रखना था, खैर है। तो 12 नहीं वो इस तरह डो नॉट कॉम्प्लिकेट है ही नहीं वो, फिर तो हर एक को इस तरह नहीं समझ आएगी। तो 4,20,000 को डिवाइड किया 6 से, तो जवाब क्या आ गया? इसका मतलब है हर एम्प्लॉय को 70,000 रुपये आपने तनख्वाह दी है हर महीने कैश में। ये जुर्म है, इसकी आपको सज़ा मिलेगी। तो सवाल की रिक्वायरमेंट है कमेंट करें कंप्यूटेशन के ऊपर और सजेशन दें। तो कमेंट हम ये करके आएंगे कि 25,000 से ऊपर की तनख्वाह आपने कैश में पे कर दी है, इसलिए ये नॉट अलाउड है। और सजेशन ये दे के आएंगे कि नेक्स्ट टाइम आप तनख्वाह ना ज़रा चेक में दीजिएगा 25,000 से ऊपर की। तो सजेशन उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मांगी आप लोगों से, तो इस तरह की लाइन नहीं लिख के आनी, फॉर फर्दर सजेशंस प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। आप लोगों ने ये सजेशन दे के आनी है। अच्छा इसके बाद जो है वो मोहतरम, अच्छा वैसे क्या उसको इस तरह देना चाहिए 70,000 पर मंथ पेड टू पप्पू एंड शप्पू फॉर 6 मंथ, इस तरह देना चाहिए, या 840 दे के उल्टा चलवाना चाहिए? आप सीए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो आपके लेवल की एडजस्टमेंट है, आपका भी अब एक लेवल है, तो आपके लेवल की एडजस्टमेंट है। ये ना कहीं अब मुझे वो देगा 70 और फिर वो बचपन वाली मुझे चीज़ें तो पता है नहीं, इस तरह नहीं, अब तो बड़े हो गए हैं। आगे चलें, फील करें। पॉइंट 2, 6 लाख उसने फिजिबिलिटी स्टडी के लिए पे किया है, जो कि बिज़नेस शुरू करने से पहले इसने की थी। तो यार ये ख़र्चों में तो नहीं डालनी चाहिए आपको। इसको उल्टा के ये 6 लाख डोनेशन भी इत्तफाकन 6 लाख है, ये कोई और डोनेशन है, ये नोट ए अभी चल रहा है। तो 6 लाख आपने फिजिबिलिटी स्टडी पे की है, इसको उल्टा के इसकी जगह आप 20% माइनस कर देंगे। इसके बाद आपने डोनेशन दी है चैरिटेबल हॉस्पिटल को पाकिस्तान में, ये कोई नहीं, ये इसका टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, बिजनेस की रिडक्शन नहीं है ये कम से कम। और 2.5 लाख रुपया जो आपने यूएसए में डोनेशन दिया, ये बिल्कुल माइनस करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जो सेक्शन 67 है हमारा टैक्स क्रेडिट्स वाला, उसमें यूएसए वाली डिडक्शन तो माइनस करने की इजाज़त नहीं हो सकती, या टैक्स क्रेडिट भी माइनस करने की इजाज़त नहीं हो सकती। ओके, तो अब मैं रेडियो चलाने लगा हूँ, जब आपका प्रोग्राम हुआ मुझे बता दीजिएगा, मैं बंद कर दूँगा। तो हम कमेंट करना कैसे शुरू करें? कमेंट करना ऐसे शुरू करेंगे कि सैलरी ऑफ रुपीज़ 8,40,000, अब सुन लीजिएगा यूट्यूब पे पर, सैलरी ऑफ रुपीज़ 8,40,000 इज़ पेड टू 2 एम्प्लॉयज़ इन 6 months। इट मीन्स द सैलरी पर एम्प्लॉयज़ 4,20,000, and 4,20,000 when we divide it by 6 months, the salary per month paid to each employee is 70,000 per month. If a salary is paid to an employee exceeding 25,000 otherwise than by cross check or direct transfer in the employee's bank account, it will not be allowed as deduction under the head income from business. Therefore, this salary being paid in cash
will not be allowed as deduction irrespective of the fact that whether he has deducted the tax or not. तो इतना सा मैंने बोला, थोड़ा सा आप शॉर्ट करके और लिखाइएगा, लेकिन ज़्यादा बोलूँगा तो आप थोड़ा लिखेंगे आगे। हाँ, इसके बाद अगली बात सजेशन है। इन दिस रिगार्ड I suggest you, Ahmed, you should pay me a fees of 10,000, then I will suggest. In this regard, I suggest to Ahmed that be cautious guy next time, pay the salaries in check if the amount exceeds or by direct transfer in employees bank account. मशवरा पूरा दिया करें, अधूरा ना दिया करें। उठ जा, क्लास हो रही है, आगे चलें। इसके बाद जो है वो ₹6 लाख पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। वेल इट फॉल्स अंडर द, इस तरह शुरू हो जाएगा एग्जामिनर से थोड़ी सी गपशप के मुंह में। वेल इट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर and this is amortized over a period of 5 years. So it should not be allowed as a deduction, rather a 5 years base amortization should be calculated amounting to ₹6 lakh divided by 5. Figure examiner तुम खुद निकाल लेना। Next, with regards to donation which are given by Ahmed in Pakistan, well I suggest that these are not allowed as a deduction under the head income from business at least. So what are you doing, man? This is not a deduction allowed under the head income from business. Rather, a tax credit will be allowed because it qualifies under section 61. Section 61 का नाम भूल गया हमें, under the income tax ordinance 2001. What about donation in USA? Well, I think the donation is USA does not fall under the definition of charitable donations under the section 61 या under income tax ordinance. Therefore, no deduction or no credit will be allowed in respect of foreign source income. Well, if after calculation still there is a loss under the head Pakistan business income, so it will be carried forward that apparently there is no other income given in this question. Last but not the least, my examiner, I would like to say that 8,40,000 being earned by Manjing the Bhartan in the USA is a foreign source income. अच्छा, अब सैलरी के बारे में ना दो प्रोविजंस हैं। एक प्रोविजन सैलरी के बारे में ये है कि सैलरी अगर जो है वो आपकी पे हो जाए, सॉरी, अगर सैलरी पे बाहर के मुल्क में टैक्स कट जाए तो सैलरी आपकी जो है वो ऐसी है जो एग्जेम्प्ट हो जाती है। दूसरी प्रोविजन ये है कि अगर सैलरी पे टैक्स ना भी पे किया हो लेकिन आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं है बल्कि बाहर मौजूद हैं साल के आखिरी दिन और सिटीजन है, फिर भी सैलरी माफ़ है। अब ना ये, थोड़ा सा टाइम दे दें, अभी पैकअप इकट्ठे करेंगे पैकअप। अब ना ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, ना ये बाहर मौजूद है साल के आखिरी दिन, और ना इसकी सैलरी पे टैक्स कटा है, तो अपेरेंटली सैलरी इसकी टैक्सेबल है। बट एक प्रोविजन है जो इनकी भी बाप है, ये दो प्रोविजन सैलरी पे लगती हैं। एक प्रोविजन है जो सारी फॉरेन इनकम्स पे लगती है, जिसमें फॉरेन बिजनेस हो, कैपिटल गेन हो, अदर सोर्स हो, प्रॉपर्टी हो, डिविडेंड हो, जो मर्जी हो। एक प्रोविजन है जो सारी फॉरेन इनकम्स पे लगती है। दैट प्रोविजन प्रिवेल्स ओवर एवरीथिंग। दैट इज इफ एन इंडिविजुअल इज नॉन रेजिडेंट फॉर लास्ट 4 years in the year in which he became resident, उससे पिछले 4 years, तो then his income in the year and in the next year foreign income will be exempt from tax. Therefore, my Bablu dear, the income from Manjay Bhartan is exempt from tax in the Batti of Income Tax Ordinance 2001. So, revised computation is not required. और अगर computation करनी है तो फिर प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड को क्या करते रहें, ऐड करते रहें। तो प्रॉफिट टाइप की फिगर दी हुई है, उससे चलते हुए नॉट अलाउड को ऐड करते रहें, तो इंशाल्लाह आपका सवाल टॉप जी। सजेशन तो कोई भी नहीं दे सकते। फिजिबिलिटी स्टडी को उसकी अकाउंटिंग, देखें सजेशन होगा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सजेशन अब नहीं। अकाउंटिंग वालों ने डाल दिया 6 लाख तो बस डाल दिया। टैक्स कंप्यूटेशन में हम अब क्या सजेशन दें उसको, कुछ भी नहीं दे सकते। कोई ज़्यादा सजेशन देनी भी है तो यूएसए वाले डोनेशन में दे दें कि नेक्स्ट टाइम यू शुड मेक डोनेशन टू द इंस्टीट्यूट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 61। तो इससे ज़्यादा और क्या सजेशन दे सकते हैं। चलो जी, क्लोज करो। ये ज़रा बैठना, ये बुक देना।